फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी है मध्य बाल्यावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था एंड डी है किशोरावस्था। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा किशोरावस्था, डी। कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कथन ए कहता है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। ये क्या है? ये करेक्ट है। और तर्क आर है कि बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है? दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए है विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, बी है विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती, सी है कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है और डी है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी निगेटिव ही होगा। विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, ये तो पॉजिटिव है। विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती, ये क्या है? ये निगेटिव है। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? जीन पियाजे की 4 अवस्था होती है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं, तो वो बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो जो है उनके अनुसार बच्चे जो है केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कहता है, 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास के एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। तर्क आर कहता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। तो ए और आर क्या है? दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? ए है इसमें व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, बी है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना और सी है दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना एंड डी है अमूर्त सार्वभौमिक चिंतन जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? इसमें है कि व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, लेव वायगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें 2 भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करने के बाद में एक साक्षी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है? ए है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बी है अंतःविषयकता, सी है अनुकूलन एंड डी है खोज विधि। तो लेव वायगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद एक साक्षी समझ पर पहुंचते हैं, तो ये क्या कहलाती है? तो ये अंतःविषयकता कहलाती है। ओके, लेव वायगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो ये अंतःविषयकता कहलाती है। आगे देखेंगे, लेव वायगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा ए है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बी है बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, सी है बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियंत्रित करने में बेहद प्रभावशाली होता है एंड डी है कि बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं है। तो लेव वायगोत्स्की भाषा पे ज़्यादा महत्व देते हैं। ओके, तो इन्होंने कहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा जो होती है वो क्या होती है? वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है? ए है व्यवहारवादी, बी है शिक्षक केंद्रित, सी है प्रगतिशील एंड डी है परीक्षा केंद्रित। तो किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक
शिक्षक जो है वो अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन के तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुकूल जो है अपनाता है। तो वो व्यवहारवादी कक्षा में जो शिक्षक है वो अपनी शिक्षा और आकलन के तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुकूल क्या करता है, अपनाता है, व्यवहारवादी। ओके, राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए कहता है प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। ये क्या है, ये राइट है। और तर्क आर कहता है कि हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तियों और विशेषताओं को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो ये भी राइट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इसमें जो होगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या ए की करता है। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह फिल इन द ब्लैंक्स का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे फिल इन द ब्लैंक चाहिए। क्या चाहिए, तो छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। तो लेव वाइगोस्की जो के अनुसार यह जो है निज वाक का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे बढ़ावा देना चाहिए। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना फिल इन दी ब्लैंक्स का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ए है जेंडर समता, बी है जेंडर समानता एंड सी है जेंडर रूढ़िवादिता एंड डी है जेंडर सशक्तता। तो गुलाबी रंग को लड़कों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना जो है वो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसे सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वो अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है दर्शा पाएं। ये क्या है, ये करेक्ट है। और तर्क आर कहता है शिक्षकों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं व बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या किसकी करता है, ए की करता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। ए है विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना, बी है साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना, सी है सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना एंड डी है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। तो निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका जो है वो है विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर क्या करना, मूल्यांकन करना। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ए है टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था, ये गलत है। बी है भारत के कितने राज्य हैं, ये भी गलत है। सी है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी गलत है। तो फ्रेंड महत्व प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को जो बढ़ावा देता है वो है जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।